10 देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। और यह क्यों मायने रखता है? आज दुनिया के कई हिस्सों में लिंग अनुपात तेजी से असंतुलित होता जा रहा है, कभी कभी तो आश्चर्यजनक रूप से चरम सीमा तक। कुछ देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से काफी ज्यादा है, जिससे सामाजिक गतिशीलता पैदा होती है, जहां महिलाओं के लिए जीवन साथी ढूंढना खासा मुश्किल हो जाता है। आज का वीडियो आपको 10 अनोखे देशों की यात्रा पर ले जाएगा, जहां पुरुषों की कमी है और अक्सर उनकी मांग ज्यादा होती है। अगर आप एक अविवाहित पुरुष हैं और नए अनुभवों के लिए तैयार हैं, तो ये जगहें आपको सिर्फ रोमांस से कहीं ज्यादा कुछ देकर चौंका सकती हैं। नंबर 1, बेलारूस। पूर्वी यूरोपीय देश बेलारूस बढ़ते लैंगिक अंतर का सामना कर रहा है। चीन और वियतनाम जैसे कुछ एशियाई देशों के विपरीत, जहां सांस्कृतिक परंपराओं ने ऐतिहासिक रूप से लड़कों को तरजीह दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हर 100 महिलाओं पर लगभग 115 पुरुष हैं। बेलारूस में समस्या इसके विपरीत है। देश में हर 100 महिलाओं पर लगभग 87 पुरुष हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विवाह की संभावना न रखने वाली महिलाओं की एक उल्लेखनीय संख्या रह जाती है। इस जनसांख्यिकीय असंतुलन ने एक सामाजिक वास्तविकता को जन्म दिया है, जिसमें कई बेलारूसी महिलाएं अपनी सीमाओं के बाहर जीवन साथी की तलाश कर रही हैं। और केवल संख्या ही बेलारूस को अलग नहीं बनाती। बेलारूसी महिलाओं की अक्सर उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती है, जो गोरी त्वचा, लंबी और सुंदर काया और विशिष्ट स्लाव चेहरे की विशेषताओं जैसे ऊंची चीक बोन्स, गहरी आंखें और सुडौल जबड़े से पहचानी जाती है। उनका रूप रंग देश के ठंडे मौसम और मजबूत सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर पूरे यूरोप में उनकी व्यापक रूप से प्रशंसित छवि में योगदान देता है। लेकिन बेलारूसी महिलाओं में दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। कई महिलाएं सुशिक्षित, पेशेवर रूप से सफल हैं और कानून, राजनीति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाती हैं। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कई महिलाएं लैंगिक असंतुलन के कारण अभी भी जीवन साथी ढूंढने के लिए संघर्ष करती हैं। अगर आप एक अविवाहित पुरुष हैं और किसी रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं, तो बेलारूस सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं बढ़कर हो सकता है। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां प्यार और जुड़ाव आपका इंतजार कर रहे हों। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, बेलारूस में अविवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में विवाह की सीमित संभावनाओं के कारण कई बेलारूसी महिलाओं ने संभावित जीवन साथी की तलाश विदेश में शुरू कर दी है, इस उम्मीद में कि वे अपनी जवानी व्यर्थ न गवाएं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विवाह में बढ़ती रुचि ने सरकारी स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। महिलाओं के बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका से, खासकर उन महिलाओं की जिन्हें उनकी शिक्षा, प्रतिभा और प्रशंसित सुंदरता के कारण राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, बेलारूस सरकार ने कथित तौर पर ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया है। अधिकारियों को चिंता है कि महिलाओं के बड़े पैमाने पर पलायन से जनसंख्या में गिरावट आ सकती है और प्रतीकात्मक रूप से देश की स्लाव विरासत का क्षरण हो सकता है, जिसे कई बेलारूसवासी बहुत सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय पहचान और जनसांख्यिकीय स्थिरता की रक्षा के लिए विदेशियों से विवाह करने की इच्छुक महिलाओं पर कड़ी निगरानी रखी गई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जो बेलारूसी महिलाएं विवाह करके विदेश जाना चाहती हैं, उन्हें पहले आधिकारिक अनुमति लेनी होती है। सबसे चरम दावों में विदेशी पुरुषों को बेलारूसी महिला से विवाह करने के लिए अपनी नागरिकता त्याग कर बेलारूसी नागरिक बनना भी आवश्यक है। हालांकि यह दावा विवादास्पद बना हुआ है और संभवतः कानून के बजाय प्रतीकात्मक है। यह असामान्य स्थिति बेलारूस को उन गिने चुने देशों में से एक बनाती है जहां अंतर्राष्ट्रीय विवाहों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसलिए जो लोग एक प्रतिभाशाली, सुंदर और कुशल बेलारूसी महिला से विवाह करने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह राह कुछ असामान्य शर्तों के साथ आ सकती है। नंबर 2, उमोजा, केन्या। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव दुनिया के सबसे असाधारण स्थानों में से एक है, जहां न केवल पुरुषों की आबादी कम है, बल्कि पूरी तरह से नगण्य भी है। केन्या के सांबुरु मैदानों में बसे महिलाओं के एक गांव उमोजा में आपका स्वागत है। उपचार और सशक्तिकरण के एक आश्रय के रूप में स्थापित,
उमोजा लचीलेपन और महिला एकजुटता का प्रतीक है। इस गांव की स्थापना 1990 में 15 साहसी सांबुरु महिलाओं के एक समूह द्वारा की गई थी, जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन उत्पीड़न सहित कई हिंसक घटनाओं से बची थीं। सुरक्षा और सम्मान की तलाश में उन्होंने एक ऐसा आश्रय स्थल बनाया जहां किसी भी पुरुष को रहने की अनुमति नहीं है। आज उमोजा एक समृद्ध, आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में विकसित हो गया है, जो जबरन विवाह, घरेलू दुर्व्यवहार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित अन्य खतरों से बचने वाली महिलाओं को शरण प्रदान करता है। उमोजा में जीवन सहयोग, शिल्प और साहस पर आधारित है। ये महिलाएं कुशल कारीगर हैं, जो जीवंत आभूषण बनाती हैं, जो समुदाय को आर्थिक रूप से सहारा देते हैं। अपने छोटे या गूंथे हुए बालों, गहरी काली आंखों और गहरे भूरे से काले रंग के दीप्तिमान रंग के साथ वे सांस्कृतिक गौरव और आंतरिक शक्ति दोनों का प्रतीक हैं। अपने रूप रंग के अलावा उनमें एक गहन भावना भी है, जो उनकी धरती और एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। उमोजा की संस्थापक रेबेका लोलोसोली प्रतिरोध और नेतृत्व की राष्ट्रीय प्रतीक बन गई हैं। विरोध और धमकियों का सामना करने के बावजूद वे महिलाओं को अपनी आवाज और बिना किसी डर के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देने के अपने मिशन में अडिग रही हैं। उनके द्वारा निर्मित समुदाय दुनिया के कई पुरुष प्रधान समाजों के विपरीत एक अद्भुत विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह साबित करता है कि महिलाएं एकजुट होकर अपने लिए एक शक्तिशाली और पोषणकारी वातावरण बना सकती हैं। नंबर 3, रूस, यूरोप का सबसे बड़ा देश और लाखों अविवाहित महिलाओं का घर, जो एक बढ़ती हुई कठिन वास्तविकता का सामना कर रही हैं। जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार 2036 तक 1 करोड़ से ज्यादा रूसी महिलाएं कभी शादी नहीं करेंगी। लैंगिक असंतुलन स्पष्ट और व्यापक है। केवल चुकोटका को छोड़कर, जो सुदूर पूर्व का एक दूरस्थ और कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पुरुषों की संख्या अभी भी महिलाओं से थोड़ी अधिक है। उन देशों के विपरीत जहां लैंगिक असमानताएं चुनिंदा जन्म प्रथाओं से जुड़ी हैं, रूस का असंतुलन मुख्य रूप से चिंताजनक रूप से उच्च पुरुष मृत्यु दर का परिणाम है। जन्म के समय लिंग अनुपात अपेक्षाकृत संतुलित होता है, जहां प्रति 1000 लड़कों पर 947 लड़कियां होती हैं। लेकिन 25 वर्ष की आयु तक महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक होने लगती है और 60 वर्ष की आयु तक यह अंतर चरम पर पहुंच जाता है। हर पुरुष पर 2 महिलाएं। मुख्य दोषियों में से एक शराब का दुरुपयोग। रूसी संस्कृति में गहराई से समाया वोदका ने दशकों से जन स्वास्थ्य संकटों में योगदान दिया है। 2013 में औसत रूसी प्रतिवर्ष 18 लीटर शराब पीता था, जो प्रति व्यक्ति मासिक लगभग 55 कैन बियर के बराबर है। इसके कारण हर साल शराब से संबंधित 50,000 से ज्यादा मौतें हुई। हालांकि सरकार ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में प्रगति की है। 2018 तक औसत खपत को घटाकर 10.3 लीटर कर दिया है। फिर भी इसके प्रभाव अभी भी बने हुए हैं। रूसी संस्कृति में वोदका का लंबे समय से प्रतीकात्मक महत्व रहा है, यहाँ तक कि आर्थिक तंगी के समय में यह अनौपचारिक मुद्रा के रूप में भी काम करती रही है। फिर भी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रूसी महिलाएं अपनी दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए अलग पहचान रखती हैं। वे अपनी आकर्षक आंखों, सुंदर नैन नक्श और पारिवारिक मूल्यों की गहरी समझ के लिए जानी जाती हैं, जो अक्सर पारंपरिक स्त्रीत्व के साथ स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखती हैं। कई रूसी महिलाओं के पास विज्ञान, साहित्य और कला जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां हैं और वे पेशेवर जीवन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दोनों में सक्रिय योगदान देती हैं। हालांकि लैंगिक अंतर ने अंतर सांस्कृतिक विवाहों में अंतरराष्ट्रीय रुचि को भी जन्म दिया है, खासकर चीन जैसे देशों में, जहां इसके विपरीत 3 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की अधिकता है। कुछ चीनी पुरुष रूसी महिलाओं से शादी करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रूढ़ियां बनी रहती हैं, जिनमें खान पान, गर्भावस्था के बाद शरीर की छवि और सामान्य अनुकूलता को लेकर चिंताएं शामिल हैं। इन बाधाओं के बावजूद रूस एक ऐसा देश बना हुआ है जहां लाखों महिलाएं अनोखी सामाजिक और ऐतिहासिक शक्तियों से प्रभावित समाज में सार्थक संबंधों की तलाश में हैं। रूसी महिलाओं का आकर्षण देश की गहरी सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर
दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहता है। नंबर 4, हंगरी। यूरोप के मध्य में स्थित हंगरी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण लैंगिक असंतुलन का सामना कर रहा है। 2024 तक यहां प्रति 1000 महिलाओं पर लगभग 911 पुरुष हैं। इस अनुपात ने हंगरी सरकार को जनसंख्या वृद्धि और परिवार विकास को प्रोत्साहित करने के लिए साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। सबसे उल्लेखनीय प्रयासों में से एक परिवार समर्थक प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला है। जिन महिलाओं के 4 या अधिक बच्चे हैं, उन्हें आयकर से आजीवन छूट दी जाती है। विस्तार की इच्छा रखने वाले परिवारों को 7 सीटों वाली गाड़ी खरीदने के लिए $8,400 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक आयु की पहली शादी करने वाली महिलाओं को लगभग $33,000 का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जो 3 बच्चे होने पर पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। ये उपाय जनसांख्यिकीय गिरावट को रोकने और पारंपरिक पारिवारिक जीवन को बनाए रखने के लिए हंगरी की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नीतियों के अलावा हंगरी की महिलाओं को अक्सर उनके आकर्षण, बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक गहराई के लिए सराहा जाता है। घने बालों, आकर्षक नैन नक्श और क्लासिक फैशन सेंस के साथ वे किसी भी माहौल में अलग दिखती हैं। कई महिलाएं अंग्रेजी भी बोलती हैं, जो उन्हें बहुसांस्कृतिक रिश्तों और परिवेश के लिए उपयुक्त बनाता है। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए हंगेरियन महिलाएं अक्सर पेशेवर और पारिवारिक जीवन दोनों में उत्कृष्टता हासिल करती हैं। हालांकि देश की लैंगिक गतिशीलता अभी भी जटिल है। 2022 में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक का चुनाव लैंगिक समानता में एक मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। वर्तमान मंत्रिमंडल में केवल एक महिला मंत्री हैं। ऐसे देश में परिवार बनाने के इच्छुक अविवाहित पुरुषों के लिए, जो बड़े परिवारों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और पारिवारिक जीवन को महत्व देता है, हंगरी में जाना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, लातविया। उत्तरी यूरोप का एक खूबसूरत रत्न बाल्टिक सागर के किनारे एस्टोनिया और लिथुआनिया के बीच बसा हुआ। आकार में मामूली होने के बावजूद लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर में फैला, लातविया विशाल समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। अपनी खूबसूरती के बावजूद यह देश एक गंभीर जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। प्रति 100 महिलाओं पर केवल 85 पुरुष हैं, जिसका अर्थ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लगभग 1,40,000 अधिक है। इस असमानता के कारण कई लातवियाई महिलाओं के लिए दीर्घकालिक साथी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। लातवियाई महिलाओं को उत्तरी यूरोप में सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक माना जाता है और अक्सर उनकी स्वाभाविक सुंदरता और आत्मविश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन दिखावे के अलावा वे अपनी बुद्धिमत्ता और मजबूत शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए भी जानी जाती हैं। कई महिलाओं के पास विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं और वे अंग्रेजी और रूसी सहित कई भाषाएं बोलती हैं, जिससे वे वैश्विक रूप से जागरूक और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल बनती हैं। इन खूबियों के बावजूद अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 3/4 लातवियाई महिलाएं अविवाहित हैं, जिसका मुख्य कारण देश की घटती पुरुष आबादी और पुरुषों के प्रवास की उच्च दर है। बुद्धिमान, सुसंस्कृत और स्वतंत्र महिलाओं से भरे देश में सार्थक रिश्ते तलाशने वाले पुरुषों के लिए लातविया सुंदरता और गहराई दोनों प्रदान करता है, लेकिन यह लैंगिक संतुलन और दीर्घकालिक जनसंख्या स्थिरता के बारे में बढ़ती सामाजिक चिंता को भी उजागर करता है। परिणाम स्वरूप लातवियाई महिलाओं, खासकर विवाह योग्य आयु की महिलाओं को जीवन साथी खोजने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सामाजिक परिवेश में पुरुषों को दुर्लभ और मूल्यवान माना जाता है और महिलाएं अक्सर योग्य कुंवारे पुरुषों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हुई पाई जाती हैं। आखिरकार कोई भी हमेशा के लिए अकेला नहीं रहना चाहता। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में लातविया में एक ऐसे कानून की भी अफवाहें हैं जो एक पुरुष को 10 महिलाओं से शादी करने की अनुमति देता है। एक विवादास्पद विचार जिसे जनसांख्यिकीय तात्कालिकता से प्रेरित बताया जाता है। हालांकि यह वास्तविकता से ज्यादा मिथक हो सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि पुरुषों की कमी को लेकर चिंता कितनी गहरी है। नंबर 6, नेपाल।
हिमालय में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जहां कई महिलाएं लंबे समय तक एकांत में रहती हैं, यहां तक कि विवाहित होने पर भी। ब्रूचर जैसे कस्बों में महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी का बोझ उठाती हैं। दुकानें संभालना, पानी इकट्ठा करना, अनाज पीसना और बच्चों की परवरिश। इस बीच पुरुष अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और साल के ज्यादातर समय विदेश में काम करते हैं। नेपाल का लिंग अनुपात प्रति 1000 महिलाओं पर सिर्फ 878 पुरुष हैं। यह जनसांख्यिकीय असंतुलन व्यापक श्रम प्रवास के साथ मिलकर कई महिलाओं, खासकर युवा दुल्हनों को वर्षों तक भावनात्मक दूरी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। दरअसल एक पत्नी का अपने पति से साल में सिर्फ 1 या 2 बार मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ महिलाओं की शादी को 4 या 5 साल हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ 1 दर्जन दिन से भी कम समय बिताया है। हकीकत कड़वी है। देश की 46% बेरोजगारी दर के कारण कई नेपाली पुरुष मध्य पूर्व या अन्य जगहों पर काम की तलाश में मजबूर हैं। पिछले 1 दशक में नेपाल की लगभग 1/3 आबादी अपनी पत्नियों, बुजुर्ग माता-पिता और बच्चों को छोड़कर रोजगार की तलाश में विदेश चली गई है। इस व्यापक प्रवासन के कारण अकेली और असुरक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दुखद रूप से मानव तस्करी में भी वृद्धि हुई है। हर साल अनुमानतः 12,000 से 15,000 नेपाली लड़कियां पूरे एशिया में तस्करी का शिकार होती हैं। महिलाओं में साक्षरता की कमी केवल 57% उनकी कमजोरी को और बढ़ा देती है, जिससे उनकी आजादी और सुरक्षा के अवसर सीमित हो जाते हैं। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद नेपाली महिलाएं उल्लेखनीय रूप से दृढ़ हैं। छरहरी काया, कोमल बादाम के आकार की आंखों और शांत लालित्य के साथ उनमें गहरी भावनात्मक शक्ति होती है। ये महिलाएं वफादारी, परंपरा और आजीवन प्रतिबद्धता को महत्व देती हैं। उनकी ताकत साहसिक प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि मौन सहनशीलता और अटूट प्रेम में निहित है। अगर आप नेपाल में रोमांस खोजने की सोच रहे हैं, तो यह वहां पहुंचने जितना आसान नहीं है। इस गहरे पारंपरिक समाज में एक सार्थक रिश्ता बनाना अनोखी चुनौतियों के साथ आता है और इसके लिए सच्चे सम्मान, सांस्कृतिक समझ और दीर्घकालिक समर्पण की आवश्यकता होती है। नंबर 7, मोनाको। मोनाको की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। 2019 तक मोनाको की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। व्यक्ति जीडीपी आश्चर्यजनक रूप से $166,021 थी, जो पड़ोसी लिechtenstein के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन अपनी अपार संपत्ति और शानदार प्रतिष्ठा के अलावा मोनाको सबसे कम पुरुषों वाले शीर्ष 10 देशों में भी शुमार है। लगभग 33,000 की आबादी वाला यह राज्य लैंगिक असंतुलन का अनुभव करता है, जहां प्रति 100 लड़कियों पर केवल 91 लड़के पैदा होते हैं। यह असंतुलन देश में सामाजिक गतिशीलता को आकार देता रहता है। मोनाको का आकर्षण इसकी संपत्ति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। विलासिता, सुंदरता और विशिष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर की महिलाओं को आकर्षित करती है। मोनाको की महिलाओं को अक्सर शालीनता और परिष्कार की प्रतिमूर्ति माना जाता है, जो अपने सुडौल रूप, फिटनेस के प्रति समर्पण और बेदाग त्वचा देखभाल के लिए जानी जाती है। वे सुशिक्षित, बहुभाषी हैं और अक्सर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और आकर्षक यॉट समारोहों जैसे विशिष्ट सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। यहाँ कई महिलाओं को वैभव और एकाकीपन के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। अपार धन संपदा के बीच रहने के बावजूद उपलब्ध पुरुष साथियों की कमी उन्हें अकेलेपन के एक आश्चर्यजनक एहसास की ओर ले जा सकती है। फिर भी मोनाको सचमुच एक अनोखा गंतव्य बना हुआ है, जहां भव्यता और अतिशयता एक ऐसी जीवन शैली में घुल मिल जाते हैं जिसकी दुनिया में कहीं और कोई तुलना नहीं है। नंबर 8, कजाकिस्तान। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों में फैला कजाकिस्तान लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे पृथ्वी का 9वां सबसे बड़ा देश बनाता है। देश के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक ट्रेन की सवारी में 50 घंटे तक लग सकते हैं। मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों में कजाकिस्तान आर्थिक रूप से सबसे उन्नत देश है, जो इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा है। यह आर्थिक मजबूती
मुख्यतः देश के समृद्ध तेल और खनिज संसाधनों से प्रेरित है, जिसने कजाकिस्तान को इस क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया है। कजाकिस्तान न केवल विशाल है, लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। यह दुनिया का अग्रणी यूरेनियम निर्यातक है, जिसके पास ग्रह के झात भंडार का लगभग 12% हिस्सा है। हालांकि इस संपदा के पीछे एक बढ़ती सामाजिक चुनौती छिपी है, एक महत्वपूर्ण लैंगिक असंतुलन। कजाकिस्तान में प्रति 1000 महिलाओं पर केवल 944 पुरुष हैं। यह एक ऐसा अंतर है जो देश की परंपराओं और सामाजिक ताने बाने को नया रूप देने लगा है। यह असंतुलन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह रिश्तों और शादी के प्रति लोगों के नजरिए को प्रभावित कर रहा है। अतीत में कुछ ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में शादियां और यहां तक कि दुल्हन के अपहरण जैसी विवादास्पद प्रथाएं भी प्रचलित थीं। आज ऐसी परंपराएं तेजी से दुर्लभ होती जा रही हैं, क्योंकि ये आधुनिक कानूनी और नैतिक मानकों के विपरीत हैं और लैंगिक असमानता पारंपरिक विवाह परंपराओं को बनाए रखना मुश्किल बना रही है। एक पुराना रिवाज जो अब भी मौजूद है वह है अदात, एक पारंपरिक कजाक नियम जो 7 पीढ़ियों तक एक ही उपनाम रखने वाले लोगों के बीच विवाह पर रोक लगाता है। सांस्कृतिक अपेक्षाएं अभी भी शादी की उम्र को प्रभावित करती हैं। दुल्हन दूल्हे से 8 साल से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, जबकि दूल्हे की उम्र दुल्हन से 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां कजाक शादियां पहले कई दिनों तक चलती थीं, वहीं अब ज्यादातर आधुनिक समारोह यूरोपीय शैली की शादियों की तरह होते हैं, जो आमतौर पर एक ही दिन में आयोजित की जाती हैं। कजाक महिलाओं को अक्सर उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और बहुभाषी क्षमताओं के लिए सराहा जाता है। यूरोपीय और एशियाई दोनों वंशों से प्रभावित उनकी विशेषताओं में चमकदार जैतून से सुनहरे भूरे रंग की त्वचा, बादाम के आकार की आंखें और स्वाभाविक रूप से सुंदर शरीर शामिल हैं। कई लोग कजाक, रूसी और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलते हैं, जो देश के वैश्विक संबंधों को दर्शाता है। अपनी खूबियों के बावजूद लैंगिक असंतुलन ने महिलाओं के जीवन को जटिल तरीकों से प्रभावित किया है। कुछ पुरुष अपने परिवार का विस्तार करने की चाह में बहुविवाह में रुचि दिखाते हैं, जिससे ऐसे घरों में महिलाओं और बच्चों की भलाई को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि आधिकारिक रिपोर्टें बताती हैं कि 6 में से 1 कजाक महिला ने घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो लैंगिक समानता और कानूनी सुरक्षा में निरंतर प्रगति की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। इसलिए हालांकि कजाकिस्तान आपको अपने प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक गहराई और परिष्कृत महिलाओं से आकर्षित कर सकता है, लेकिन यहाँ किसी भी अन्य जगह की तरह एक सार्थक रिश्ता बनाने के लिए समझ, सम्मान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नंबर 9, यूक्रेन। यूक्रेन वर्तमान में यूरोप में सबसे गंभीर लैंगिक असंतुलन का सामना कर रहा है, जहां प्रति 1000 महिलाओं पर केवल 861 पुरुष हैं। चल रहे युद्ध और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक अस्थिरता के कारण यह अंतर नाटकीय रूप से बढ़ गया है। 2024 तक यूक्रेन की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 9 लाख रह गई है, जो 1991 में दर्ज 5.2 करोड़ की तुलना में भारी गिरावट है, जो संघर्ष और प्रवास के विनाशकारी प्रभावों का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में सरोगेसी एक अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन गया है। सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और विनियमित, यह अब संघर्षरत परिवारों का समर्थन करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस बीच दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के एमपीआई गांव जैसे स्थानों में युद्ध योग्य आयु के पुरुषों की अनुपस्थिति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जिनमें से कई या तो तैनात हैं या युद्ध में हार गए हैं। यूक्रेनी महिलाओं ने उन भूमिकाओं में कदम रखा है जिन पर कभी पुरुषों का दबदबा था। जनवरी 2024 तक चिकित्सा और दवा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सेना में सेवा करना अनिवार्य है। इस बदलाव का प्रतीक रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 50,000 महिला सैन्य वर्दियों की खरीद है, जो यूक्रेन के सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है। आज 60,000 से ज्यादा महिलाएं सेना में सेवारत हैं, जिनमें से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष युद्ध भूमिकाओं में हैं।
यूक्रेनी महिलाएं खनन जैसे उद्योगों में भी प्रवेश कर रही हैं, जहां सैकड़ों महिलाएं अब जमीन के नीचे सतह से 500 मीटर नीचे तक भारी मशीनरी चलाती हैं। युद्ध के मैदान और उद्योग से परे महिलाएं यूक्रेनी व्यवसाय की कमान तेजी से संभाल रही हैं और देश के 33,000 छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में से आधे से ज्यादा का संचालन कर रही हैं। अपनी विशिष्ट स्लाव और यूरोपीय सुंदरता के लिए प्रशंसित यूक्रेनी महिलाएं न केवल अपने रूप रंग के लिए बल्कि अपनी अटूट शक्ति, लचीलेपन और करुणा के लिए भी जानी जाती है। ये गुण एक लंबे और अशांत राष्ट्रीय इतिहास में गढ़े गए हैं। संकट के समय में वे एक ऐसे देश की रीढ़ साबित हो रही हैं जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। यूक्रेनी महिलाएं वैश्विक समुदाय से तेजी से जुड़ रही हैं, जिससे विश्व मंच पर उनका प्रभाव और अवसर बढ़ रहे हैं। युद्ध और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को साहसपूर्वक निभाया है और अपनी लचीलापन और अनुकूलनशीलता का परिचय दिया है। इसलिए अगर आप एक प्रतिभाशाली, मजबूत और गतिशील जीवन साथी की तलाश में हैं, तो यूक्रेन आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह हो सकती है। नंबर 10, एस्टोनिया। रूस और लातविया के बीच बसा एक छोटा नॉर्डिक देश, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। यहां लिंगानुपात लगभग 52% महिलाओं और 48% पुरुषों का है, जो पिछले युद्धों और जनसंख्या परिवर्तनों की विरासत है जिसने देश को आकार दिया है। एस्टोनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मॉडलों और महिलाओं को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं के लिए भी जानी जाती हैं। उल्लेखनीय रूप से लगभग 2/3 एस्टोनियाई महिलाओं के पास स्नातक की डिग्री है, जो उन्हें दुनिया की सबसे शिक्षित महिला आबादी में से एक बनाती है। महिलाएं राष्ट्रीय कार्यबल के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एस्टोनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक किहनु द्वीप है, जिसे अक्सर महिलाओं का द्वीप कहा जाता है। यहाँ महिलाएं दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू का प्रबंधन करती हैं। यह परंपरा 19वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब द्वीप के पुरुष अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए अक्सर मछली पकड़ने या शिकार करने जाते थे। उनकी अनुपस्थिति में महिलाओं ने नेतृत्व की भूमिकाएं निभाईं, समुदाय का रखरखाव किया और किहनु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। आज भी किहनु महिलाएं लगभग हर काम की देखरेख करती हैं, सिवाय कब्र खोदने के, जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित एक गंभीर कार्य है। अगर आप ऐसे समाज में रुचि रखते हैं जहां महिलाएं नेतृत्व करती हैं और परंपराएं फलती फूलती हैं, तो किहनु की यात्रा वाकई एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। बस ध्यान रखें, यहां पुरुष हमेशा आकर्षण का केंद्र नहीं होते। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।